नमस्कार। और आज हम जरा गहराई से बात करने वाले हैं यूक्रेन की। हाँ, एक ऐसा देश जिसके बारे में आजकल सुनने को बहुत मिलता है। बिल्कुल, अक्सर सुर्खियों में रहता है, लेकिन इसकी कहानी, इसका इतिहास, पहचान वो कहीं ज्यादा गहरी है। सही कहा। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं, यूक्रेन परिचय, इतिहास और संघर्ष नाम से। इनमें ना इसकी कहानी के अलग-अलग पहलू दिखते हैं। अच्छा। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों के जरिए यूक्रेन की एक साफ तस्वीर बना पाएं। मतलब इसकी जमीन कैसी है, सदियों से क्या सफर रहा है, हाल में क्या उतार चढ़ाव आए। अर्थव्यवस्था, संस्कृति, सब कुछ। हाँ, वही सब। तो चलिए शुरू करें। जरूर। तो पहली बात जो सामने आती है, ये पूर्वी यूरोप का एक काफी बड़ा देश है। हाँ, असल में यूरोप में रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा, अगर क्षेत्रफल देखें तो। और इसे अक्सर यूरोप की ब्रेड बास्केट भी कहते हैं, मतलब यूरोप का अन्न भंडार। बिल्कुल सही। और इसकी लोकेशन, मतलब जो भौगोलिक स्थिति है, वो बहुत अहम है। कैसे? देखिए, इसकी सीमाएं किस किस से मिलती हैं? रूस है, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, और नीचे की तरफ काला सागर। तो ये जो पड़ोस है ना, यही इसके इतिहास और आज की जो भूराजनीति है उसे समझने की चाबी है। अच्छा, जरा कुछ और बुनियादी बातें देख लेते हैं जो इन दस्तावेजों में है। राजधानी कीव, हाँ, कीव। सरकारी भाषा यूक्रेनी, पर सुनने में आया है कि रूसी भी काफी चलती है वहाँ। हाँ, बोली जाती है काफी। आबादी करीब 4 करोड़ के आसपास। और नदियां, डेनेपर और डेनिस्टर का जिक्र है, काफी अहम होंगी शायद। बिल्कुल, ये जीवन रेखा जैसी हैं वहाँ की। ठीक है, अब जरा इतिहास में चलते हैं। दस्तावेज हमें 9वीं सदी में ले जाते हैं, कीवियन रूस के समय में। हाँ, कीवियन रूस। ये एक, आप कह सकते हैं कि एक बड़ा ताकतवर पूर्वी स्लाविक राज्य था उस जमाने का। कीव उसका केंद्र था। दिलचस्प बात यह है कि ये कीवियन रूस जो है वो इस पूरे इलाके के लिए एक तरह की नींव जैसा है ना? बिल्कुल। जैसे दस्तावेज इशारा करते हैं, आज का यूक्रेन और रूस दोनों ही कहीं ना कहीं अपनी जड़ें इसी से जोड़ते हैं। अच्छा, तो ये आज के तनाव की भी एक वजह हो सकती है। हाँ, मतलब ये विरासत का सवाल भी है। लेकिन फिर 13वीं सदी में मंगोल हमले हुए हम्म। और उन्होंने इसे काफी कमजोर कर दिया। हाँ, पता चलता है कि उसके बाद ये इलाका काफी वक्त तक दूसरों के कब्जे में रहा। कभी पोलैंड, कभी लिथुआनिया। और फिर रूसी साम्राज्य का हिस्सा बना। मतलब एक लंबा दौर बाहरी ताकतों के असर में गुजरा। और फिर 20वीं सदी आई। 1922 में यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा बन गया। हाँ, यूएसएसआर का हिस्सा। और ये सोवियत दौर भी, जैसा सुनने में आ रहा है, कोई आसान नहीं था। बिल्कुल नहीं। खासकर वो 1932-33 का हॉलोडोमोर। हाँ, इसका जिक्र है भीषण अकाल। भीषण अकाल। दस्तावेज बताते हैं कि ये स्टालिन की जो जबरदस्ती वाली नीतियां थी खेती को लेकर, उसका नतीजा था। लाखों लोग मारे गए थे। इसे तो यूक्रेन में एक तरह का नरसंहार माना जाता है ना? जानबूझकर किया गया। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, होलोडोमोर जैसी घटनाएं जो होती हैं, वो सिर्फ इतिहास नहीं रह जाती, वो कौम की याददाश्त का हिस्सा बन जाती हैं। गहरा असर छोड़ती है। बहुत गहरा। तो ये अनुभव और उससे पहले का जो लंबा इतिहास रहा बाहरी शासन का, इन सब ने मिलकर यूक्रेनी पहचान और अपनी आज़ादी की जो एक जबरदस्त इच्छा है, उसको बनाया है। समझ में आता है। ये सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि उनकी राष्ट्रीय चेतना का हिस्सा बन गया है। सही कहा। और फिर आखिरकार 1991 सोवियत संघ टूटा। हाँ, वो बड़ा साल था। यूक्रेन ने रेफरेंडम करवाया, जनमत संग्रह और भारी बहुमत से आजादी हासिल कर ली। वो यकीनन एक बहुत बहुत बड़ा मोड़ था। अपनी किस्मत खुद तय करने का मौका मिला। लेकिन जैसा कि ये दस्तावेज इशारा करते हैं, इसके साथ ही नई मुश्किलें भी शुरू हुईं, खासकर पिछले 10-15 सालों में जो राजनीतिक उथल-पुथल हुई है। हाँ, बिल्कुल। यहीं से मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। 2014 की यूरोमैडन क्रांति, जिक्र है इसका? हाँ, यूरोमैडन। ये तब हुआ था जब उस वक्त के राष्ट्रपति थे विक्टर यानुकोविच। उन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ एक समझौता होने वाला था, उससे पीछे हट गए और रूस के ज्यादा करीब जाने लगे। हाँ, तो इसके खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए। दस्तावेज बताते हैं कि ये असल में 2 गुटों का टकराव था। एक जो पश्चिम के साथ जाना चाहता था, दूसरा रूस समर्थक। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि यूक्रेन उस वक्त कैसे एक चौराहे पर खड़ा था कि भाई पश्चिम के साथ ज्यादा जुड़े हैं या रूस के प्रभाव में रहें। ये सिर्फ ऊपर ऊपर का झगड़ा नहीं था। नहीं नहीं, समाज के अंदर भी ये बंटवारा साफ दिख रहा था और बाहरी दबाव भी था, जाहिर है। अंत में यानुकोविच को देश छोड़कर भागना पड़ा। और इसी उथल-पुथल के तुरंत बाद 2014 में ही रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। हाँ, क्रीमिया प्रायद्वीप।
दस्तावेज ये साफ करते हैं कि दुनिया भर में ज्यादातर देशों ने इस कदम को गैर कानूनी माना। और उसी समय पूर्वी यूक्रेन में क्या हुआ? डॉनबास इलाके में डॉनबास यानी डोनेट्स्क और लुहांस्क, वहां जंग छिड़ गई। किसके बीच? दस्तावेज बताते हैं कि ये लड़ाई रूस समर्थित अलगाववादी थे और यूक्रेनी सेना के बीच थी। तो अगर हम इन घटनाओं को जोड़े हैं, यूरोमेडान, क्रीमिया, डॉनबास। हाँ, तो ये एक तरह से जुड़े हुए लगते हैं। मतलब दस्तावेजों से ऐसा इशारा मिलता है कि क्रीमिया पर कब्जा और डॉनबास में युद्ध, ये दोनों 2014 की क्रांति के सीधे नतीजे थे। और ये संघर्ष का वो पहलू दिखाते हैं जहां बाहरी दखलंदाजी दस्तावेज रूस समर्थित विद्रोही शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो साफ दिखती है। हाँ, यहाँ ये बताना जरूरी है कि हम सिर्फ वही बता रहे हैं जो इन दस्तावेजों में है, हम कोई साइड नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल, ये स्पष्ट करना जरूरी है। और फिर कहानी आगे बढ़ती है फरवरी 2022 तक। हाँ, वो तारीख तो सबको याद है, जब रूस ने यूक्रेन पर एक पूरा चौतरफा सैन्य हमला कर दिया। एक फुल स्केल आक्रमण। इसके नतीजे बहुत भयानक रहे हैं। लाखों लोग बेघर हुए, शहर के शहर तबाह हुए। लेकिन ये भी पता चलता है कि इस हमले के बाद यूक्रेन के लिए दुनिया भर से जबरदस्त समर्थन भी आया। हाँ, ये भी हुआ। और 2022 का ये हमला जो था, वो 2014 में जो शुरू हुआ था संघर्ष, उसका एक बहुत बड़ा, बहुत विनाशकारी विस्तार था। दस्तावेज इस बात का भी जिक्र करते हैं कि इस हमले के बाद से यूक्रेनी सेना ने जिस तरह मुकाबला किया है, हाँ, उससे वो दुनिया की सबसे अनुभवी और कह सकते हैं कि युद्ध में मंजीवी सेनाओं में गिनी जाने लगी है। और शायद देश के अंदर भी एकजुटता बढ़ी होगी। हाँ, बिल्कुल। दस्तावेजों से यही लगता है कि इस मुश्किल ने यूक्रेन की राष्ट्रीय एकजुटता को और मजबूत किया है। अच्छा, इस मुश्किल संघर्ष के बीच जरा अर्थव्यवस्था की भी बात कर लें। जैसा हमने शुरू में कहा था, यूरोप की ब्रेड बास्केट। हाँ, अन्न भंडार, ये गेहूं, मक्का, सूरजमुखी का तेल, इन सब का दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है यूक्रेन। ये सिर्फ कहने की बात है, ये वाकई में? नहीं, वाकई में। वहां की जो काली मिट्टी है, चेरनोजम जिसे कहते हैं, वो दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टियों में गिनी जाती है। अच्छा। तो ये ना सिर्फ यूक्रेन के लिए अहम है, बल्कि पूरी दुनिया की जो खाद्य सुरक्षा है, उसके लिए बहुत जरूरी है। कई देश अनाज के लिए यूक्रेन पर निर्भर हैं। लेकिन जाहिर है 2014 के बाद से और खासकर 2022 के हमले के बाद अर्थव्यवस्था को तो बहुत नुकसान हुआ होगा। बहुत भारी चोट पहुंची है। आप सोचिए, बंदरगाहों से माल जाना रुक गया, खेती की जमीन पर लड़ाई चल रही है, सड़कें, पुल सब तबाह हुए। ये दिखाता है कि कैसे लड़ाई और अस्थिरता सीधे सीधे देश की आर्थिक कमर तोड़ देती है। बिल्कुल। और सिर्फ खेती ही नहीं, दस्तावेज बताते हैं कि यूक्रेन में भारी उद्योग भी थे, स्टील, कोयला, खासकर डॉनबास इलाके में। जहां लड़ाई चल रही थी। हाँ, तो वो भी बुरी तरह प्रभावित हुए। वैसे एक और बात, हाल के सालों में आईटी सेक्टर भी काफी तेजी से बढ़ रहा था यूक्रेन में। अच्छा। हाँ, लेकिन अब युद्ध ने हर चीज पर असर डाला है। अर्थव्यवस्था के बाद अब जरा संस्कृति पर आते हैं। इसका भी जिक्र है। गहरी स्लाविक परंपराएं हैं वहाँ। हाँ, जड़ें काफी गहरी हैं। लोक संगीत, नाच और वो जो कढ़ाई वाले पारंपरिक कपड़े होते हैं, विषवंका। हाँ, विषवंका, वो उनकी पहचान का एक बहुत अहम हिस्सा है। और संस्कृति अक्सर मुश्किल वक्त में एक सहारा बनती है ना, हिम्मत देती है। बिल्कुल, पहचान बनाए रखने का जरिया बनती है। दस्तावेज बताते हैं कि ईस्टर जैसे त्योहार बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। और एक मालंका का भी जिक्र है, नया साल का त्योहार। हाँ, मालंका एक पारंपरिक नया साल का त्योहार है, जिसमें लोग अलग अलग तरह के मुखौटे पहनकर जश्न मनाते हैं। ये सब परंपराएं सदियों से चली आ रही हैं। यूक्रेनी भाषा और साहित्य का भी जिक्र है। तारास शिवचेंको जैसे कवियों का नाम आता है। हाँ, शिवचेंको, उनका यूक्रेनी साहित्य और जो राष्ट्रीय पहचान है, उस पर बहुत गहरा असर माना जाता है। लोक कथाएं हैं, कविताएं हैं, ये सब उनकी संस्कृति का अटूट हिस्सा हैं। तो ये सारी चीजें, भाषा, साहित्य, संगीत, परंपराएं, ये सब मिलकर ही तो एक देश की आत्मा बनती हैं। बिल्कुल, और खासकर जब बाहर से दबाव हो तो अपनी संस्कृति से जुड़ाव और भी मजबूत हो जाता है। ऐसा यूक्रेन के मामले में भी लगता है। अच्छा, कुछ और खास बातें जो इन दस्तावेजों में दिखी उन्हें दोहरा लेते हैं। एक तो यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में। हाँ, ये हमने बात की थी। और एक और बड़ी घटना 1986 की चेरनोबिल परमाणु आपदा। हाँ, चेरनोबिल। दस्तावेज इसे दुनिया की सबसे भयानक परमाणु दुर्घटना बताते हैं। उत्तरी यूक्रेन में हुई थी ये। इसका भी जाहिर है बहुत बड़ा असर रहा होगा। बहुत बड़ा। न सिर्फ यूक्रेन पर बल्कि पूरी दुनिया पर। इसने उस वक्त की सोवियत व्यवस्था की कमियों को भी दिखाया
और पर्यावरण और सेहत पर तो इसका असर आज तक महसूस होता है। तो ये भी यूक्रेन के हालिया इतिहास का एक अहम लेकिन दुखद अध्याय है। हाँ, एक काला अध्याय कह सकते हैं। तो इन सारी बातों को अगर समेटें तो इन स्रोतों के आधार पर क्या तस्वीर उभरती है यूक्रेन की? देखिए, तस्वीर ये उभरती है कि यूक्रेन एक ऐसा देश है जिसकी जड़ें बहुत पुरानी और गहरी हैं, जिसकी संस्कृति बहुत रंगीन और समृद्ध है और जो दुनिया के लिए खाने पीने की चीज़ों का एक अहम जरिया है। लेकिन साथ ही ये एक ऐसा देश भी है जो इस वक्त अपनी आज़ादी, अपनी पहचान, अपने वजूद के लिए एक बहुत मुश्किल और ज़बरदस्त लड़ाई लड़ रहा है। हाँ, ये हाल के संघर्षों खासकर 2022 के हमले से बिल्कुल साफ है। बिल्कुल। यूक्रेन का इतिहास, उसकी लोकेशन, उसके पास जो संसाधन हैं और जो मौजूदा संघर्ष चल रहा है, ये सब मिलके उसे यूरोप और दुनिया के नक्शे पर एक बहुत ही कह सकते हैं कि नाजुक और अहम मोड़ पर खड़ा करते हैं। और ये दस्तावेज ये भी दिखाते हैं कि इतनी मुश्किलों के बावजूद यूक्रेन ने बार-बार अपनी पहचान को बचाए रखने का जज्बा दिखाया है। हाँ, उनका लचीलापन, उनकी हिम्मत दिखती है। और ये सब हमें एक सोचने वाली बात पे लाता है। क्या? ये दस्तावेज यूक्रेन के अपनी स्वतंत्रता, लोकतंत्र और अस्तित्व के लिए संघर्ष पर बहुत जोर देते हैं। हाँ, देते हैं। तो सवाल ये उठता है, और शायद इस पर हमारे सुनने वाले भी सोच सकते हैं, कि किसी भी देश के लिए, खासकर जिसके इतिहास में बाहरी दखल रहा हो, अंदरूनी चुनौतियां रही हों, अपनी पहचान और अपनी संप्रभुता बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी चीजें क्या होती हैं? अच्छा सवाल है। क्या ये सिर्फ मिलिट्री ताकत होती है, या आर्थिक मजबूती, या फिर जैसा शायद यूक्रेन के मामले में इन स्रोतों से लग रहा है, सांस्कृतिक एकता और लोगों की अपनी इच्छा शक्ति का रोल ज्यादा बड़ा होता है? ये वाकई सोचने वाली बात है कि आखिर एक राष्ट्र को क्या चीज एकजुट रखती है और मजबूत बनाती है, खासकर मुश्किल दौर में। बिल्कुल। चलिए, इस गहरी और जानकारी भरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।